डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा को जो निवेदन दिया था उसमें स्पष्ट रूप से कहा कि इस देश के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को सेपरेट इलेक्टोरेट की जरूरत है, इन्हें पॉलिटिकल रिजर्वेशन की जरूरत नहीं। लेकिन पॉलिटिकल रिजर्वेशन का प्रोविजन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध होने के बावजूद भी भारत के संविधान के अंदर रखा गया और बाबा साहब के कारण ही वो 10 सालों के लिए रहा, क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि इसके पीछे क्या षड्यंत्र है। बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, पढ़ाकू लोग हैं। जब बाबा साहब ने पुनः चौदार तलाव सत्याग्रह की परिषद ली थी, उस परिषद में जो बाबा साहब ने भाषण किया है वो डेल्फी के देवता का, डेल्फी की देवता जिसके सर पे हाथ रखेगी, ग्रीक के उस कहानी का आधार लेकर वो आप पढ़ लेना कि भाई पुजारी तो कोई भी जाति से बनेगा, लेकिन कौन बनेगा, इसका नियोजन कौन करेगा, तो डेल्फी ये देवता जिसको कॉल देगी वो होगा। और डेल्फी के देवता ने किसे कॉल दिया है ये कौन बताएगा, तो डेल्फी का पुजारी बताएगा। और डेल्फी का पुजारी कौन होगा, तो वो ऊपरी जाति का होगा। यानी डेल्फी ने किसे कहा है भाई इसे चुनना है कि इसे चुनना है, ये किसे बताया, किसे डेल्फी ने उसे बताया जो नीचे के लोगों के हकों का विरोधी होता है या षड्यंत्रों में शामिल होता है। ये कहानी आप जरूर पढ़े। बाबा साहब के पूरा पैक्ट के संदर्भ में दिए हुए भाषणों को आप पढ़े, क्योंकि भारत के संविधान में 330 और 332 ये रेमिनेंट्स ऑफ पुना पैक्ट है और बाबा साहब कहते थे कि पुना पैक्ट मस्ट गो, है ना। 1995 में, 1996 में महाराष्ट्र के अंदर भी पुना में कुछ निदर्शन हुए, कुछ परिषदें हुई, तमिलनाडु में हुई। 1982 में कांशीराम जी के माध्यम से देश भर में ये माहौल उठाया गया, पुना करार का धिक्कार करने की कोशिश की गई, एक वातावरण निर्माण करने का प्रयास किया गया। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ लोग बड़े भावनाओं में बहते हुए इस बात को उठाते रहते हैं कि बाबा साहब ने अगर सिग्नेचर किया है पुना पैक्ट पे तो पुना पैक्ट को हमें मानना ही पड़ेगा। लेकिन खुद जो बाबा साहब अम्बेडकर पुना पैक्ट शाल गो कहते हैं, पुना पैक्ट के संदर्भ में कहते हैं कि भाई, है ना, आम खा के गुठली हमारे लोगों के मुंह पर फेंक दी गई है, हमें इस तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे करना पड़ा है। अब इन सब संदर्भों को समझते हुए दो बातें और याद दिलाना चाहूंगा। 1909 में जब काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट बना, उस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट में भारत के आज़ादी के संदर्भ में बात करते हुए 1909, 1919, 1947 इन सब के संदर्भों की बात होनी चाहिए, क्योंकि ये आज़ादी तो भारत की पॉलिटिकल आज़ादी है, लेकिन पॉलिटिकल आज़ादी के साथ इस देश की सोशल और कल्चरल आज़ादी का संघर्ष जो इस पॉलिटिकल आज़ादी के पहले से चल रहा है, उस संघर्ष को समझे बगैर ये 330, 342 के 332 के षड्यंत्रों को हम नहीं समझ पाएंगे। आज़ादी तो आज ना कल मिल जाएगी, लेकिन आज़ादी के बाद का भारत कैसे निर्माण होगा, उस भारत में हमारी जगह क्या होगी, इसका संघर्ष सतत होता रहा है। एक संघर्ष का नेतृत्व आरएसएस करती है। 1925 में आरएसएस बनी। डॉक्टर मानेसर के भाषण है, यूट्यूब पर आप पढ़े इस विषय को लेकर, उन्होंने काफी सटीकता से इसका विश्लेषण किया है कि जब तिलक के हाथों से आजादी का आंदोलन छूटकर गांधी जी के हाथों में आ जाता है, तो यहाँ के उस वक्त भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा लगाने वाले लोग आहत हो जाते हैं कि शायद अब वो बात नहीं हो पाएगी जो हमारे दिल में है। इसलिए अपने बात को कामयाब करने के लिए 1925 में आरएसएस नाम का अलग से संगठन बनता है। और उसी दरम्यान से हम देखते हैं कि महामानव ज्योतिबा फुले से लेकर छत्रपति शाहू महाराज से लेकर और बाबा साहब भी भारत आजाद होने के बाद ये देश ये ह्यूमैनिटेरियन मूल्यों पर, मानवीय मूल्यों पर कैसे खड़ा होगा, इसका संघर्ष करते रहे हैं। इसलिए जिनको लगता है कि आरएसएस के साथ कॉन्फ्रंटेशन करना है, आरएसएस के साथ संघर्ष करना है, तो आरएसएस के साथ का संघर्ष आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी अगर किसी विचारधारा ने किया है और करने की ताकत रखती है तो अम्बेडकराइट विचारधारा है। और आरएसएस के साथ संघर्ष में अम्बेडकराइट विचारधारा के सिवा कोई और आपके पास ऑप्शन हो ही नहीं सकता। आप किस संगठन में हो, किस दल में हो, इससे कोई मतलब नहीं रहता। 1909 में भी जब काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट बना, जो आपको थोड़े थोड़े प्रांत स्वराज्य की
प्रोसेस में लाया गया और उसमें मुसलमानों को ओलेक्स इलेक्टोरेट मिल जाता है, उसमें एंग्लो इंडियंस को मिल जाता है, अमीरों को मिल जाता है, सिखों को मिल जाता है, लेकिन इस देश में दलितों को नहीं मिलता। 1919 में इस बात को साउथबरो कमीशन के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि भाई टूट क्यों होती है, इस बात को भी बता के मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। बाबा साहब का आंदोलन ही क्रांति और टूट से शुरू हुआ है। उसके पहले आपके वी.आर. शिंदे, विट्ठल रामाजी शिंदे, ये दलितों का लीडरशिप होने का दावा करते थे। उन्होंने साउथबरो कमीशन के आगे इस बात को मान लिया था कि ठीक है, दलितों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, अछूतों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, लेकिन इनका रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? ये नियुक्त करने का काम, चुनने का काम अपर कास्ट के लोगों को होगा। बाबा साहब ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, ये चुनने का काम हम करेंगे। हमारा नेता अगर गलत होता है तो उसके खिलाफ सीना ठोक के खड़ा होकर अपने मूवमेंट को सही दिशा में ले जाने की ताकत रखनी चाहिए। ये बाबा साहब से सीखना पड़ेगा। बाबा साहब का आंदोलन अपने ही नेता के खिलाफ खड़ा होकर शुरू होता है, विट्ठल रामाजी शिंदे के साथ। भावनाओं के साथ जुड़े हुए समाज को कहते हैं कि नहीं, ये गलत है, इस दिशा में जाओगे तो आपका कभी भला नहीं हो सकता। और बाबा साहब साउथबरो कमीशन के आगे इस बात को रखते हैं कि हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, और सेपरेट इलेक्टोरेट की बात बनती है। फिर वो बात आगे किस तरह से बढ़ती है हम देखते हैं कि 1930-1932 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक आती है। फिर गांधी जी का अनशन और पुना पैक्ट। साथियों, ये पुना पैक्ट के रेमिनेंट्स हैं, बचे कुचे जो कहते हैं कि जो हमारे आज भी जो शरीर में चुभने वाले कांटे हैं, ये वो कांटे हैं। 51 में बाबा साहब ने खुद कहा था, संविधान आने के बाद पटियाला में, कि रिजर्व सीट से हमारे जो लोग चुन करके गए हैं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के, रिजर्व सीट से शेड्यूल कास्ट के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से जो लोग सदन के अंदर चुन के गए हैं, उन्होंने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की एक भी बात को सदन के अंदर नहीं उठाया है। ये सदन के अंदर सिर्फ अपनी मुंह को जमाई देने के लिए खोलते हैं। ये किसने कहा है? ये संविधान के निर्माता बाबा साहब ने कहा 1951 में, और आज भी वही चलता है, वही चलता है। तब इस देश में संविधान ने जिस संवैधानिक भारत के निर्माण का सपना हम लोगों को दिया है, उस सपने को कामयाबी की जिम्मेदारी आपको और मुझे सौंपी है। हम अगर उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाने में नाकामयाब होते हैं तो ऐसा ही भारत निर्माण होगा जो हम देख रहे हैं। और फिर हमें चर्चा करनी पड़ेगी कि भाई 2024 के चुनाव के बाद क्या संवैधानिक भारत बचेगा? कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि संविधान के अंदर के प्रोविजंस को लेकर ही इस देश के लोगों को फंसाया भी जा सकता है। हमारे नागरिकता को प्रश्नांकित किया जाएगा, कभी किसी ने सोचा था? वो हुआ है। यहां से शुरुआत हुई है। यहां से अगर शुरुआत हुई तो वो शुरुआत कहां तक जाने वाली है, कल्पना करना पड़ेगा। और इस देश के जो लोग बहुजन समाज का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से चुन के गए हैं, वो अपने पॉलिटिकल पार्टी की लाइन छोड़ करके समाज की बात रखने को तैयार नहीं है। तो समाज ने ऐसे नेताओं को भी, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हो, ऐसे नेताओं को भी समाज से बहिष्कृत करने का समय आ गया है। ये बात समाज में ले जाने की जरूरत है। साथियों, अगर ऐसा नहीं हुआ तो सचमुच 2024 के बाद हमारे सामने वो भारत नहीं बचेगा। ये विषय सचमुच काफी गंभीर है। 131 की संख्या में, इतनी भारी संख्या में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोकसभा के अंदर हमारे लोग अगर बैठे हैं, और अगर इस देश के आज भी एक शेड्यूल कास्ट के बच्चे को पानी पीने के लिए इतना मारा जाता है कि वो मर जाता है, और किसी भी MP MLA के मुंह पर जूं तक नहीं रेंगती तो संविधान हार गया। वो बच्चा नहीं मर गया, ये देश का संविधान मर गया। कौन समझेगा? ये हमें समझना पड़ेगा। और हम हमारी आपस की जो बेरी की लड़ाइयाँ कहते हैं हम ना, हम छुटपुट लड़ाइयों में फंसे रह गए हैं। छुटपुट लड़ाइयाँ, आज सिर्फ चुन के आना और चुन के जाना, फिर चुन के जाने के बाद कितना कमा सकते हैं वो कमाना, फिर दूसरी सरकार आती है, वो आपने कितना कमाया वो ढूंढती है, जेल के अंदर आपके लिए जगह रखती है। ये एक पॉलिटिकल लाइन सी बन गई है। इस तरह की राजनीति अगर चलती रहेगी तो साथियों कुछ नहीं हो पाएगा। ये जनता को समझाने का समय है, जनता को समझाने का समय है
कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन के माध्यम से क्या हमारा सही प्रतिनिधित्व सदन के अंदर जा रहा है। अगर वो नहीं जा रहा है तो क्या पॉलिटिकल रिजर्वेशन की रिलेवेंसी बची है इस देश के अंदर कुछ या नहीं बची है, इस बात को ले जाने की जरूरत है। साथ में सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को इस बात के लिए आहत करना भी जरूरी है कि आपके माध्यम से जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के प्रतिनिधि सदन के अंदर जाते हैं, कम से कम उन्हें अपने समाज की बात रखने के लिए मुंह खोलने का समय तो दिया जाए, इतनी तो स्वतंत्रता उनके हिस्से में जरूर आए। साथियों, यही उद्देश्य को लेकर पूरे महाराष्ट्र में इस जागरण को लेकर हम लोग चल रहे हैं और महाराष्ट्र के बाद देश भर में भी जागरण को लेकर चला जा रहा है। कांशीराम जी की पकड़ी हुई आंदोलन की लाइन है, उससे लेकर बढ़ेंगे तो आने वाले समय में हम विश्वास रखते हैं कि इस देश में संवैधानिक भारत जरूर कामयाब होगा। उस संवैधानिक भारत को कामयाब करने के आंदोलन को बीआरएसपी ने इस तरह से अपने माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास जारी रखा है। इस प्रयास में आप लोग भी शामिल हो, ऐसा आह्वान करता हूँ।